चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नीरू जी, आपने जो केस डाला था वो क्या, उसमें क्या डाउट है? सर आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो मैंने बनाया है ठीक है। सर उनका मेनोपॉज हो गया है 51-52 इयर्स में। लास्ट वो- के सर इन्होंने हॉटनेस को लिया है तो मुझे नहीं लगता हॉटनेस की एनर्जी। सर आई थिंक हॉटनेस ही है उनमें ज्यादा, बिकॉज उनको हमेशा घुटन महसूस होती है, हॉट फ्लैशेस रहते हैं। लाइक अगर बंद कमरा है तो उन्हें बहुत घबराहट होती है एंड हमेशा उनको हर चीज ज्यादा चाहिए होती है। बट हॉटनेस अनसेटिस्फेक्शन वाली हॉटनेस है। तो जैसे आप बोलते हैं कि ग्रीड ज्यादा होना, अगर हॉटनेस ऊम होता है तो उसमें सेटिस्फेक्शन होता है, बट उनको अनसेटिस्फेक्शन है। रूम हॉटनेस होने से सेटिस्फेक्शन रहेगी। या सर वो अनसेटिस्फाइड रहती हैं। जैसे पहले एक घर था, अब उससे बड़ा चाहिए। अब बड़ा घर है तो लगता है कि ग्राउंड फ्लोर क्यों है, मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। एंड हर टाइम बाहर रहना भी पसंद है, मतलब घर में रोज 3-4 घंटे बाहर उनको आउटिंग चाहिए। एंड आई थिंक उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जितना फिर भी वो हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी थेरेपी के लिए जाती हैं। लाइक कभी टू मेंटेन, मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि हॉटनेस अनसेटिस्फाइड था, क्योंकि लास्ट जब पीरियड्स बंद होने से पहले उनकी ब्लीडिंग हैवी थी। एम्बिशन कैसा था? एम्बिशियस है बट हाउसवाइफ है। बट वही है, ज्यादा पैसा चाहिए, मतलब लग्जरी लाइफ चाहिए। एम्बिशियस इन दैट सेंस। नहीं वो गुस्सा बहुत है, ambition उसको लेकर। गुस्सा बहुत है, मतलब जो चीज जैसे होनी चाहिए वैसी चाहिए। एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सामने बोल देंगी। अगर सामने वाले की कोई चीज नहीं समझ आती है, ये मतलब रिलेशन या उन चीजों को भी ध्यान में नहीं रखेंगी कि वो बड़े हैं या छोटे। वेरी फिल्म। बट हाँ ये है कि स्पिरिचुअल है, मे बी घर से अनसेटिस्फाइड है, शायद इसीलिए वो बाहर ढूंढती हैं। दैट आई डोंट नो। बट अगर मुझे फियर और हॉटनेस में कंपैरिजन करना पड़े तो मुझे लगता है फियर कम और अनसेटिस्फेक्शन ज्यादा है। पर मेन उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो खिड़कियां खोलो, बंद कमरा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा है उसको। एंड ह्यूमिडिटी भी है ही, क्योंकि वेट, वो डाइट रेगुलर करती हैं। अगर डाइट नहीं करेंगे, वेट कॉन्शियस है, वेट बढ़ जाएगा। जैसा सैडनेस का हिसाब से हॉटनेस लग रहा है। हाँ सर, मुझे तो हॉटनेस ही लगा था, क्योंकि मतलब हॉटनेस की वजह से ही मैंने ये हिस्ट्री ली थी कि मुझे लगता था इनका हॉटनेस एक्सेसिव है। बट मुझे बाकी एनर्जीज का और सैडनेस भी दिखाई दे रही है। बट अब वेरिकोज वेन्स है, स्पाइडर वेन है, तो इट मींस हीट तो नहीं है। और एंगर भी मेनोपॉज 52 तक आने का मतलब है कि इसका मतलब हॉटनेस अच्छा रहा होगा तभी पीरियड्स। हाँ, और जैसे पीरियड्स बंद लास्ट टाइम में, मतलब उनको ब्लीडिंग हैवी रही। एंड मैंने उनसे थोड़ा पर्सनली भी पूछा था कि अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन होती है? शी सेड नो।
मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हम्म, हालांकि आप बोलते हैं कि फीमेल के केसेस में ये मैटर नहीं करता, बट मतलब इस चीज पे उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। वो हॉटनेस में डेफिशिएंट है। सर क्या डेफिशिएंट है? वो हॉटनेस डेफिशिएंट है। हाँ हाँ। एंड और तो सर और ऊम हीट भी डेफिशिएंट है। वो भी डेफिशिएंट है। एंड सर टीयर्स तो उनको आते हैं, रोती तो हैं, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो सर ये ऊम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यूनिट ड्राइनेस लग सकता है, जैसा आप कह रहे हैं उसके हिसाब से यूनिट ड्राइनेस हो सकता है, बट अब यूनिट में हमें ये देखना होगा आ और ऊम में कौन सा ज्यादा कम है। ये है। बट सर मैंने पहली बार कोशिश की थी बनाने की, तो बट शी इज वेरी पर्टिकुलर। मेड सर्वेंट्स का उनको बहुत वो रहता है। ओसीडी आई थिंक थोड़ा तो है। आई डोंट। बट सर एक चीज है, उनको जैसे उनकी अगर वो हॉबीज बताती है तो डांसिंग, रीडिंग, म्यूजिक, बट बाहर भी हर दिन उनको जाना जरूरी है। तो सर क्या डांसिंग हो सकता है? डांसिंग करने वाले लोग जनरली हेट्रो रहते हैं। पेट्रोना तो फिर सर आ ही मतलब आई डोंट नो। मैंने तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाया था कि क्या मेरी सोच। नहीं, कुछ हद तक देखिए, डायग्नोसिस ना बहुत कुछ, मतलब हम लोग को पेशेंट से बात करने से जो चीजें समझ में आती है वो पेपर से नहीं समझ में आती। हाँ वो पेपर में नहीं समझ नहीं आती है समझ में तभी। आती। सब अभी तो मैंने इनको, क्योंकि उनको वो पीछे अभी फ्रैक्चर तो नहीं था एग्जैक्टली, गिर गई थी जिससे हाथ मुड़ गया था। तो घुटने सॉरी अंगूठे का एक मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट था। तो काफी टाइम इन्होंने फिजियो भी लिया बट वो नहीं हुआ। तो सर आई ट्राइड विथ ट्राई ओरिजिन एंड थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो फिर मुझे लगा ये अनसेटिस्फैक्टरी ये सब है, तो अगर हिस्ट्री ले ली कि मैंने कहा अपने आप पे काम करके देखूंगी नहीं, कि बिल्कुल हो बिल्कुल, रहा है या आपने नहीं। जो हिस्ट्री लिया मुझे लगता है ये आहिड कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है। बट सर अभी एक कोई स्टूडेंट है, उन्होंने जो भेजा है उन्होंने फियर को पॉजिटिव लिया यूनिट में और हॉटनेस को नेगेटिव। बट व्हाई? एक मिनट, यूनिट का भी मैंने देखा नहीं, इंडिविजुअल और इनका इंटरनल फियर भी है ना। बट सर फियर से कंपैरेटिवली अनसेटिस्फैक्शन ज्यादा है। वो तो फियर जब मैंने पूछा बस वो उन्होंने इतना बोला कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, अब से नहीं बचपन से। ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस में समझना होगा। देखिए, अगर यूनिट हॉटनेस रहेगा ना, हम्म यूनिट हॉटनेस होगा तो सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो इतना कोई इंसान अनसेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है? और यूनिट हॉटनेस मतलब उसमें फिर लीडरशिप क्वालिटी एंड सर लीडरशिप तो है। ओवर एम्बिशियस होंगे वो लोग। हाँ ओवर एम्बिशियस है। एम्बिशियस में डिजायर अलग है। डिजायर मटेरियलिस्टिक थिंग की जो चीजें होती है ना, वो डिजायर में जनरली आती है। एम्बिशन का मतलब ऐसा होगा कि कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ करने की चाहत होगी। दैट इज हॉटनेस, दैट इज एम्बिशन, कि आपकी क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो हॉटनेस गिव्स एम्बिशंस, आपके एम्बिशंस होंगे हाई। ठीक है? तो सर उनका वो जो बोल रहे हैं कि जब एक घर हुआ तो उनको ऐसा चाहिए फिर वैसा चाहिए, सर वो तो मटेरियलिस्टिक हुआ, तो डिजायर हुआ सर। वो डिजायर है ना, वो डिजायर है, वो डिजायर है। ओके। तो डिजायर सर फिर अब इसमें नहीं आता। डिजायर हीट हो गई। हॉटनेस वो हीट होगा। ओके। हॉटनेस इज एम्बिशन। बट ओके सर, वो फिर आपका मतलब है कि ये इंडिविजुअल में हम हॉटनेस प्लस ले सकते हैं, यूनिट में नहीं होना चाहिए। यूनिट में नहीं आना चाहिए। सर बट फियर ऑफ डार्कनेस बचपन से विदाउट एनी रीजन। हाँ, तो हाँ इसलिए बचपन से। बचपन से है ना, दैट इज आ कोल्डनेस। लेकिन बचपन से जो फियर होता है विदाउट एनी रीजन है, विदाउट एनी रीजन, हाँ
मतलब उन्हें नहीं पता, कहते शुरू से डरती हूँ। मे बी उनकी सब मेमोरी cautious- में, सबकॉन्शियस माइंड में फियर हो, उसका रीजन कुछ और होना चाहिए। सर सर और एसी का भी है, डजंट लाइक वेरी कोल्ड। डजंट लाइक वेरी हाँ गुड। वैसे उनको, हाँ मतलब एसी चाहिए है, बट वही टेम्परेचर उनका वही 22-23, ज्यादा नहीं। यूनिट में मुझे यूरिन लगता है- होल्डिंग अच्छा नहीं। हाँ, यूनिट में मे बी ड्राइनेस, एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन हो। यूनिट में ड्राइनेस एक्सेसिव। हाँ, Okay. यूनिट में ड्राइनेस, एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। बट सर अगर कॉशियस नहीं है लाइफ में तो शी इज वेरी कॉशियस, तो इट मींस कोल्डनेस, इसीलिए यूनिट कोल्डनेस ज्यादा, कोल्डनेस ले लेते हैं। कोल्डनेस लेंगे, हॉटनेस माइनस होगा, कोल्डनेस प्लस होगा। ओके सर। और सर सर- इनमें मुझे ट्रीटमेंट अगर देना पड़े तो पहले किस पे दूं, यूनिट पे या? तो प्रॉब्लम किस चीज, मेन प्रॉब्लम क्या है? इनका जॉइंट पेन है, तो गिरने जब की वो वजह थंब की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड और हाइपर एसिडिटी हो जाती है। मैंने कोई आपको बताया ना उनकी एज सच कोई मेजर कोई इश्यू नहीं होता। ये इंडिविजुअल पे हो कभी जाएगा। घुटने में दर्द आ गया, कभी वो हो गया, तो जस्ट मुझे एज सच ना बोलो। ये इंडिविजुअल पे करने से आपको रिजल्ट आ जाएगा। सर इंडिविजुअल और साथ में सर इंडिविजुअल के साथ तो ट्रायोरिजन दे सकते हैं ना हाँ हम जी, में जाके। मैंने उसमें होमोसेडेशन हेट्रोटोनिफिकेशन किया था, हाँ जी, तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा ही पता है स्टार्टिंग के वीडियोस का, ठीक, कोई बात इसके नहीं। अकॉर्डिंगली। सर प्लीज मेरे को आंसर करिए, हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, आप पूछिए। टाइम हो गया मेरा। हाँ, सर एक मैंने बोला था ना सर, आपको नोट किया था कि एक डॉक्टर आए थे। हाँ, हाँ, वो आपका मैसेज एक्चुअली मैं देखा, रिप्लाई नहीं कर पाया, काफी मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पाया। 1 मिनट स्टडी। के कोई बात नहीं सर, बस उसका एक डर था कि अब वो डॉक्टर हैं तो उनको नीडल्स के लिए बहुत ज्यादा वो लोग रहते हैं ना, कि उनको रोज नीडल चेंज करना या फिर कैसे हम लोग जैसे फॉलो अप करते हैं कि अल्कोहलिक स्पिरिट से हम उसको वो कर देते हैं और उसके बाद कॉटन में लेके करते हैं। हाँ जी, मैं भी वैसे ही करता हूँ। तो मेरे पास वो उनके साथ भी सर्च वैसा ही करें, फिर वो पूछेंगे 10 सवाल। 10 सवाल को आप जवाब क्या देना है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? मेरे पास सर्जन्स भी आए हैं और उसी तरह उन्होंने निडलिंग कराई है, कोई क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा कोई पेशेंट पूछते हैं या डॉक्टर्स पूछते हैं तो उनको क्या आंसर करना है इस केस में, ठीक है? आंसर ये होना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट जब अपना चेक करते हैं ब्लड शुगर, तो क्या डेली निडल चेंज करते हैं? पहला क्वेश्चन। घर पे जो चेक करते हैं तो क्या डेली निडल चेंज करते हैं या रिपीट करते हैं उसको? हैं। ठीक है सर ठीक है, मेरी एक पेशेंट से बात हुई थी, वो भी इस तरह का ही उनका डिमांड था, तो मैंने ये बोला था तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तो चेंज करते हैं। निडल चेंज करते हैं। यस Needle- सर, बिकॉज मल्टीपल निडल्स दिया हुआ रहता है सर, उस बॉक्स में तो मुझे मल्टीपल पता निडल्स है दिया रहता है। मुझे पता है दिया हुआ रहता है, लेकिन वो निडल चेंज करते हैं या स्ट्रिप चेंज करते हैं? नहीं सर, निडल चेंज करते हैं। अगर ऐसा साइको वो पेशेंट उन्होंने अगर ऐसा कोई साइको पेशेंट है तो उनको आप निडल चेंज कर दीजिए, ठीक है? ठीक है सर, हाँ ठीक है। अगर कोई बोलता है हम निडल बार बार चेंज करते हैं तो उनका निडल चेंज कर दीजिए, ज्यादा बहस नहीं करना किसी से, ठीक है? हाँ वो तो वैसे तो ही दिल्ली में तो सभी हम तो सिंगल यूज करते हैं शुरू से। नहीं वो ठीक है, मैं रीजन बता रहा हूँ, मैं सारी चीजों बट यहाँ पे कोई भी दोबारा लेते नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सब चीजों को समझने की कोशिश करिए आप लोग। पहला पॉइंट ये है कि घर में जब लोग डायबिटीज चेक करते हैं तो निडल चेंज करते हैं या नहीं चेंज करते हैं? मैक्सिमम लोग नहीं चेंज करते, नहीं हाँ, चेंज नहीं चेंज करते, नहीं 5-6 चेंज करते। सिटिंग के बाद चेंज करते हैं। हाँ, वो ब्लंट हो जाता है, पेनफुल होता है तो चेंज करते हैं, ठीक है? और जिसमें कि वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग सुपरफिशियल लगा रहे हैं, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, क्लीन कर रहे हैं। वो घर में वो लोग क्लीन भी नहीं करते, उसी से दोबारा चेक करते हैं, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है? अब यहाँ पर पहला ये पॉइंट है, अगर हम लोग अपने क्लिनिक में जो डायरेक्ट निडल देते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पे, उसको हम लोग सिंगल टाइम देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन 6 की ट्रायोजन की जो निडलिंग होती है उसको हम लोग क्लीन करके रीयूज करते हैं सेम पेशेंट में। तो जब आप सेम पेशेंट में, एक ही फैमिली में 2 आदमी होते हैं, अगर डायबिटीज चेक करना होता है तो वो निडल चेंज करते हैं, अपना अपना नाम लिख के रखते हैं, वो रीयूज करते हैं। तो सेम वे में क्लिनिक में जब आप यूज कर रहे हैं, नया निडल दूसरे पेशेंट के ऊपर नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा चीज है निडल डिस्पोज कैसे करना।
क्लिनिक में निडल डिस्पोज कैसे करेंगे आप? हम लोग तो एक डब्बे में जमा कर लेते सर, फिर बाहर कहीं जमीन में या फिर आयरन वाले को दे देते, जो वैसे एक अलग से डब्बा रखते हैं कि उसमें डिस्पोज कर। ये रॉन्ग वे है टू डिस्पोज शार्प निडल्स, ये इसका आप लोग एकदम ध्यान रखिए। निडल आप ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं, कहीं भी डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो निडल जब आप रीयूज नहीं कर रहे हैं, ये सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं, आपके क्लिनिक में निडल का मतलब कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको आप कैसे डिस्पोज करेंगे, ये पहला क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास करेक्शन निडल का कम हो रहा है तो डिस्पोज करने का क्वेश्चन भी कम आता है। और डेली अगर आपके क्लिनिक में हजारों निडल्स यूज हो रहे हैं और उसको डेली आपको डिस्पोज करना होगा, तो आपको प्रॉपर बायो वेस्ट का रजिस्ट्रेशन करके उसको डिस्पोज करना होगा, या फिर आपको किसी नर्सिंग होम को या लैब कनेक्ट करते हैं जो लोग, उनके साथ टाई अप करना होगा, उनको देना होगा। ये कितने लोग करते हैं? ठीक है सर आई डू, सर आई डू, आप तो देती हूँ मैं डॉक्टर, लैब वालों को। हाँ हाँ आप तो सर, डॉक्टर हैं, लैब को आपके दे साथ कोई देती इशू हूँ। नहीं है नीरू जी। बाकी जो सुजो प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि जब आप निडल को रीयूज करते हैं तो आपके पास निडल का डिमांड बढ़ता है, आपके प्राइसेस बढ़ते हैं, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है, और वो चार्ज आप पेशेंट के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट आराम से पे कर सकता है उसको आप चार्ज करिए ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर कोई आपके निडल का जो चार्ज रहेगा वो हर कोई नहीं दे सकता। आपके पास गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, तो हर चीजों को सोच के एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, वो मैं अपनाता हूँ। और जो पेशेंट बोलते हैं नहीं मुझे निडल देना है, मुझे रीयूज नहीं करना है, तो ठीक है, 100 रुपीज पे करो, आप पे करो, आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने आप फिर बोलते हैं नहीं ठीक है जी, हमें वो रीयूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पे करता है ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रीयूज करो, आप निडल का कॉस्ट लो, बायो वेस्ट का कॉस्ट लो, उसको कॉस्ट को ऐड करके उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर को समझाओ ना आप, कोई दिक्कत। जो समझदार डॉक्टर होगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझता है वो उनको वही मालूम है कि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से बीमारियां होती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो देखिए आप लोग अभी सुजोग में ठीक है, नीडल आज इजिली अवेलेबल है। मैं बॉडी एक्यूपंक्चर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और बॉडी एक्यूपंक्चर में बड़ी नीडल्स को बॉडी में पेनिट्रेट करते थे और इसी तरीके से यूज करते थे। और आज से नहीं, जब से इंडिया में एक्यूपंक्चर इंडिया में कलकत्ता से आया और कलकत्ता से पूरी इंडिया में फैला है एक्यूपंक्चर, सुजोग बाद में आया, तो बॉडी एक्यूपंक्चर जो लोग मेडिकल डॉक्टर है प्रैक्टिस करते थे, पहले मेडिकल डॉक्टर्स लोगों ने सीखा, वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते। बड़ी बड़ी नीडल बॉडी के अंदर जाते, सुजोग क्या जाता, सुजोग तो कुछ भी नहीं जाता बॉडी में। तो सुजोग से तो इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, जब तक कि आप एक बंदे का नीडल दूसरे को नहीं लगाते हैं। और ऐसे भी इन्फेक्शन से डिजीज नहीं होती, वो आप लोगों ने जिन्होंने इम्यून सिस्टम को क्लास किया उन्होंने समझ गए होंगे। बात है कि अगर डिजीज हो रही है तो आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम पे काम करना है। ठीक है, तो इसलिए आप समझाइए अपना नॉलेज, डॉक्टर बात करते हैं बात करिए, बोले कोई बात नहीं हम निडल चेंज करते हैं, बट थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना, डॉक्टर भी समझ सर जाएंगे। उनकी निडल को स्टोर कैसे करें फिर? छोटी छोटी, बट हमारे क्लिनिक में डब्बियाँ डब्बी आती है और अलग-अलग। डब्बिया आती है, डब्बिया में लिख के नाम लिख के रखा रहता है, जिनको लेके आना लेके आए, जो भूल जाते हैं फिर पैसे ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं तो फिर वो याद रखते हैं। ठीक है, सर इसलिए जो होम्योपैथी वाली, जो हाँ हाँ होम्योपैथी जी वाली हाँ दवाई हाँ सर जी है, सर मेरे कुछ और क्वेश्चंस है प्लीज। हाँ, तो चलिए। उसमें कुछ और डालना भी होता है? उसमें सर अगर वो थोड़ा उनका सा ना कॉटन डाल के उसमें आप स्प्रिट डाल देंगे तो और अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं डालना है। और आया निडल आपने निकाला है, क्लीन किया आपने लगाया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। सर वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं पूरा बैलेंस्ड हूँ, मैं एंगर एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। मैंने बोला थोड़ा भी किसी को कुछ गलत हो गया तो बोलते होंगे ना, बोले हाँ वो बोलता हूँ बट वेरी लो वॉइस में। और आ हीट में उनका आ हीट का जो सिम्टम्स हम पूछते हैं वो नहीं है, बट जब मैंने पूछा कि आपको इंटरनल जॉय या हैप्पीनेस है तो ही सेड नो। तो मैं आ हीट लूं या मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओम हॉटनेस लिया और ह्यूमिडिटी में ही सेड कि मेमोरी अच्छी है, खाने का टाइम ठीक है। तो सर और आ फियर है, फियर कुछ भी नहीं है, बट ही टेक बाथ विथ हॉट वाटर एंड डजंट लाइक फैन वेरी वेरी कोल्ड। मतलब फैन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और दूसरा उनको ब्रोंकाइटिस है। तो मैंने उनको आ कोल्डनेस प्लस क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा था सर, तो आँख मैंने यूनिक जो 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 वार्म वाटर से 12 महीने नहाता है उनकी आँख कोल्डनेस प्लस है। हाँ तो वो मैंने प्लस लिया
आ विन भी मैंने प्लस लिया, बट आ हीट का मुझे समझ में नहीं आया कि ही सेइंग कि मुझे इंटरनल हैप्पीनेस, जो एक इंटरनल जो रहता है वो खुशी नहीं है। ही इज इन 70 ईयर्स और वो मेरे पास फ्रैक्चर के कारण से आए थे, उनका ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो गया था राइट। रिसेंट ट्रॉमा को आँख ओढ़ने से भी लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सर आ कोल्डनेस प्लस लिया। अब आप मुझे आ ह्यूमिडिटी लेनी है या आ हीट लेना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये पूरा हिस्ट्री देख के बताएंगे आप, ठीक है। इट्स सर बेटर मैं बेटर कि आप टॉकेटिव नहीं है बोला उन्होंने कि, और मुझे जो सिंपल आ हीट इसीलिए लेने का सोच रही थी कि वो बोले मुझे इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है, ये कुछ पे बट क्या म्यूजिक सुनता हूँ और वो सब। नहीं समझ कोशिश करिए क्या होता है। हम लोगों में सब में 12 एनर्जीज है। जब तक कि आप पूरी हिस्ट्री को नहीं देखें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सो बेटर होता है कि आप लोग हिस्ट्री सेंड कर दीजिए ग्रुप में, सभी रीड कर लेंगे और इस पर डिस्कशन हो जाएगा। हाफ पिक्चर देख के डिस्कस करना मेरे लिए मतलब कमेंट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो सामने देखना ही पड़ता है, बट स्टिल 2 एनर्जी तो लग रही है इसमें। हीट, ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी तीनों में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर है तो हॉटनेस और ह्यूमिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। वो तो मुझे भी लग रहा सर, बट वो बोले मुझे आपको मेमोरी अच्छी है मेरी, मैं भूलता नहीं हूँ कुछ। तो मेमोरी अच्छी होगी ना। और ह्यूमिडिटी, यूनिट ह्यूमिडिटी भी हो सकती है डॉक्टर्स की। तो ह्यूमिडिटी तो यूनिट फर्क ह्यूमिडिटी होगा। लिया मैंने सर, यूनिट ह्यूमिडिटी, यूनिट ड्राइनेस, कोल्डनेस लिया। तो आपको यूनिट आ हीट और आ ड्राइनेस में सोचना होगा। ड्राइनेस सर वो है, मतलब आ ड्राइनेस माइनस है, तो फिर वो आप इन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। बन रहा ना कोई, बस ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा वो लग रहा था। और सर एक पेशेंट है, उसको अल्कोहलिक अल्कोहलिक छोड़ना चाहता है और वेरिकोज वेन है, तो इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन तो आहाविन बना है। मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हम गुस्सा बहुत करते थे, नाउ मुझे लाइफ को मैंने समझ लिया तो आई डोंट एक्सप्रेस एंगर। उस टाइम पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगता है, बट अब अल्कोहल है सर तो ऊम ही डेफिशिएंट है, वेरिकोज वेन है तो ऊम ही डेफिशिएंट है, ठीक है ना। हम्म। तो अब हम इसको कैसे काम करें, अगर इसकी वेरिकोज वेन और अल्कोहल को छोड़ना है तो यूनिट पे काम करें। देखिए अल्कोहल एडिक्शन के लिए मैंने 2-3 केसेस रिसेंटली किए हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आया है, एडिक्शन छूटा है और मैंने यूनिट पे काम किया। 2 केसेस हैं रिसेंटली में। तो सर यहाँ पर वेरिकोज है तो ह्यूमिडिटी भी है, तो ह्यूमिडिटी सेडेट करना है या फिर मतलब हीट पे काम करें, क्या हीट करें? हॉटनेस को इन्वॉल्व रखिए साथ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। अच्छा हाँ, हीट हॉटनेस, बट वो एनर्जी तो यहाँ पर, या तो पहले वेरिकोज पे काम कर लूं फिर हीट हॉटनेस करूं, कर सकते हैं उनको। एक्चुअली क्या होता है क्योंकि पेशेंट वो को आते हैं ना, वहाँ टोनिफिकेशन में तो सर 3 बन रहा है, बट ही इज एक्टिव। क्या होता है पेशेंट को आपके ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए। अब वो उनकी सफरिंग अगर वेरिकोज वेन है तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप यूनिट से जाइए। तो मेन है आपको इम्पैक्ट पेशेंट को देखना, जज करना कि उनका डोमिनेंट एनर्जी क्या है और उसके ऊपर। जैसे मेरे पास पेशेंट आए थे जनरल एडिक्शन के, तो मैंने यूनिट पे काम किया। कभी जैसे नी पेन के पेशेंट लेके आए हैं, नॉर्मल नी पेन है अभी समझिए फ्यू मंथ से, बट हिस्ट्री लेने टाइम मुझे इमोशनली समझ में आया कि उनका यूनिट पे काम करना चाहिए, तो यूनिट पे मैंने काम किया। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना डोमिनेंट एनर्जी किस तरफ जा रही है, इंडिविजुअल की तरफ या यूनिट की तरफ। प्रॉब्लम सर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ही इज इमोशनली डिस्टर्ब। हाँ, जनरली अल्कोहलिक जो एडिक्शन होता है वो उनका इमोशन डिस्टर्ब होता है, उनका यूनिट से स्टार्ट करने से मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादा फायदा करता है डोमिनेंट एनर्जी। और सर एक लेडी है जिसको काफी अच्छा फर्क हो गया सर्वाइकल में, बट उसको आज से 8-10 साल पहले आई ईयर की सर्जरी हुई थी, तो उस समय सर्जरी के बाद उनका लेफ्ट टंग का जो लेफ्ट हिस्सा है ना, टेस्ट उस पूरा नम हो गया, मतलब वो उसमें कुछ टेस्ट बर्ड्स नहीं है, और लेफ्ट ईयर का हियरिंग लॉस हो गया। तो नर्व पे ऐसे ट्राई ओरिजिन से कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैंने फिर सर्जरी किस चीज की हुई थी? 10-12 सिटिंग के बाद मैंने यूनिट में स्टार्ट किया है सर। तो मैं ये वो सोच रही थी कि लेफ्ट टंग को कैसे देंगे। कि इसमें मुझे जो लग रहा है और आप यूनिट कोल्डनेस से सिचुएशन से स्टार्ट करिए।
और उसके साथ ट्रायोजिन को ऐड करिए, टंग के लिए भी और ये ईयर के Ear. लिए, ईयर के लिए। सर ईयर को ट्रायोरिजिन से ऐड किया बट वो नर्व में उसको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मुझे लग रहा है मैं 60 में करूंगी तो हो जाएगा। नहीं, करके देखिए, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रीटमेंट राइट नहीं होगा, जिससे यूनिट कोल्डनेस हमें रिमूव करना है, साथ में उसके साथ ये आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा, मुझे लगता ओके, हो सकता है। है। अब मैंने 2-3 सीटिंग से यूनिट स्टार्ट किया। पहले आ हीट हॉटनेस पे काम कर रही थी क्योंकि सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, तो वो पूरा काफी ठीक हो गया उसको। और इनका आपने कहा लेफ्ट टंग, टंग में कौन से साइड में प्रॉब्लम है? लेफ्ट लेफ्ट और ईयर में? लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर ही है और लेफ्ट टंग भी है। हाँ, हाँ, तो और सर्वाइकल का पेन भी लेफ्ट साइड है। हाँ, सर फ्रंटल करना होगा। मे बी फ्रंटल, या फिर पहले फ्रंटल आप करके देखिए, या फिर बाद में ब्रेन में कहीं ना कहीं सर्जरी के टाइम पे इंजरी हुई होगी, तो आपको रीजनल में से ही कोल्डनेस निकालना होगा, मे बी रीजन में से? रीजनल एरिया से सर्जरी हुई है ना लेफ्ट साइड में ही। हाँ हाँ हाँ। तो सर्जरी अगेन कोल्डनेस, तो कहीं ना कहीं कोल्डनेस रह गया है इन दिस रीजन, जिस कारण से उनको प्रॉब्लम हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो यूनिट से, कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोल्डनेस हटाना होगा, फिर रीजनल जाके कोल्डनेस रिमूव करना होगा, और मे भी बहुत डीप स्टडी करने के बाद किसी पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व का सप्लाई हो, जो हर तरफ सप्लाई कर रहा हो, मे बी ट्राइजनल नर्व या कुछ भी, ठीक है ना। तो ये बहुत डीप स्टडी करके एनालिसिस करना होगा, बट स्टिल आप स्टार्ट करिए विद कोल्डनेस, और मुझे लगता है यूनिट ट्रीटमेंट ऑन फ्रंटल स्पिन करेंगे। और कोई प्रॉब्लम है उनको? पहले सर्वाइकल के लिए आई थी, वो एकदम स्टिफ हो गई थी नेक। वो तो 3-4 सिटिंग से उसको बहुत डिफरेंस हो गया, वो ठीक हो गई। अब सब कुछ ठीक है, पेन ठीक है, लेकिन वो ठीक है। उसमें आपने क्या ट्रीटमेंट किया था, इंडिविजुअल या? मैंने तो हीट हॉटनेस और विन लिया था, वो विन कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडिविजुअल में किया था? हाँ सर, फर्स्ट डे से उसको आराम हुआ था। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन सही है। अब मुझे लगता है आप यूनिट में करके देखिए उसके हाँ, अभी साथ। 2-3 सिटिंग से सर यूनिट पे कर रही हूँ। ठीक है। और सर क्या बोल रही थी, एक पेशेंट का बाइलोरुबिन भी लो है, हाई यूरिक एसिड है, ये समझ में आ रहा है सर। बट अभी इसको कैसे हार्मोनाइज करेंगे? उसको 40 इयर्स का है, स्टंट बैठा हुआ है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो इंटरनल हीट चक्र, मैंने जो सोडा का टेस्ट कराया तो वो 5 मिनट्स बाद बर्पिंग आई, तो इसका मतलब वो समझ में आ रहा है इंटरनल हीट चक्र स्लो है। तो बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बाइलोरुबिन लो है, उसको कैसे हार्मोनाइज करेंगे? सिंपल देखिए, अब कार्डियोवास्कुलर की तरफ उसको सब प्रॉब्लम है, बहुत सारा इश्यूज है। आप लोग को ब्लड रीड करना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप कोरिलेट भी कर पा रहे हैं, पेशेंट का बॉडी ब्लड मतलब मैच करेगा और कर भी रहा है, आपको टेंशन नहीं करना। देखिए, ट्रीटमेंट हमारे पास सुजोग है, ब्लड की जो नॉलेज है वो कंफर्म करने के लिए है, और फर्दर चेंज देखने के लिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके लिए। और फंक्शनल मेडिसिन इज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब आप अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे। जब आप पेशेंट देख रहे हैं उसमें आप मैच कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ब्लड मैच कर रहा है। जब आपको हेल्दी पर्सन मिलेंगे, सो कॉल्ड हेल्दी, कि उनको वो सिम्टम्स कम है या नहीं है, उस टाइम जब आप मैच करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि नहीं, ये इट्स गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हमारे पास वही है, हमारा हमारा ट्रीटमेंट कोई चेंज नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट हमारे पास सुजोग का ही है, मेरे पास भी ट्रीटमेंट सुजोग का ही है। कुछ-कुछ चीज़ें मैं ऐड करता हूँ, व्हाट रेयर, लेकिन ब्लड का जो नॉलेज है वो दैट इज़ फॉर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस मैच कर रहा है, ट्रीटमेंट सुजोग से करिए, फिर वो मैच करिए, आप ब्लड में चेंजेस दिखेंगे। सो यूरिक एसिड और जिसके लिए लीवर किडनी को लूं? बस। सिंपल, सिंपल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और सर जैसे ये जो मैंने डॉक्टर का केस बोला था ना सर, इसका फ्रैक्चर के लिए ये मेरे पास आए, तो इनको ये इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम बोली मुझे, ब्रोंकाइटिस भी है, बैक जो कंठ से पानी गिरता ना, क्या बोलते हैं उसको, वो भी है। तो मैं यूनिट पे काम करूं या फिर कोल्डनेस पे काम करूं? मुझे उस दिन उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया ना, फर्स्ट डे कल आए थे, आज नहीं आए, तो यूनिट पे ही करा मैंने। चलिए, डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। एक मेरा पेशेंट जो ये परमेश्वरी करके ठीक होके गए ना, उनका हस्बैंड उनको रिकमेंड किया कि आप जाओ, मेरी वाइफ को बहुत जल्दी आराम हुआ, तो ही केम टू मी विथ हिज वाइफ। बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन सर देखिए, डॉक्टर्स का टेस्टिमोनियल पहले लेना चाहिए। वो बिल्कुल फर्स्ट डे ही आए, उसके बाद आज नहीं आए। बिल्कुल, बट बहुत रिलक्टेंट होते हैं वो लोग।
मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब वो तब आना चाहेंगे जब कोई ना रहे। ठीक है? हाँ बहुत सारी चीजें हैं। सर, ये फ्रैक्चर के केस में मैं अभी क्या लूं इनको? कोलनेस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन करिए, साथ में लोकल ट्रायोजन कर दीजिए आप। नहीं, लोकल ट्रायोजन किया सर, टाइम एक्यूपंक्चर भी किया, बट मैं वही नहीं समझ में आ रही हूँ कि मैं यूनिट पे काम करूं या फिर कोलनेस पे काम करूं। नहीं, मुझे यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन तो थोड़ा इंडिविजुअल समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कल तो यूनिट पे काम किया। कोई बात, देखिए मेन होता है ना यूनिट और इंडिविजुअल के लिए डोमिनेंट एनर्जी को समझना और उस पर डिसाइड करना, और ये उनको डिसीजन बहुत ज्यादा फियर था और बहुत ज्यादा एंजाइटी थी, बोला मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है ये फ्रैक्चर के लिए। 5 ऑर्थोपेडिक के पास गए और 3-4 जने ने ऑपरेशन सर्जरी बोली है, ह्यूमेरस बोन का फ्रैक्चर है। तो वन ऑफ सेड, फिर पट्टा बंधा के आए थे, तो एक बार दैट इज ही। एक्सरे लेके भेज देते तो मैं देख लेता कि सर्जरी, देखिए कभी कभी ठीक है, मैं कल जब भी आएंगे नेक्स्ट तो वो बोले थे मैं लेके आता हूँ एक्सरे। क्योंकि कहीं कहीं पे सर्जरी जरूरी हो जाता है। क्या फ्रैक्चर केस में मेन फ्रैक्चर में क्या है, अलाइनमेंट होना है। अगर आपका बोन अलाइन नहीं हुआ तो बोन को तो ज्वाइन होना है, समझिए, बोन तो कैसे भी रहेगा ज्वाइन होगा, तो अगर अलाइन नहीं होगा तो मिस अलाइन होकर ज्वाइन हो जाएगा, तो वो बाद में दूसरा प्रॉब्लम है। सर्जरी का काम या फिर डॉक्टर ऑर्थो का काम यही होता है कि उसको अलाइन करके फिक्स कर देना, बाकी हीलिंग तो बॉडी करती है, बॉडी खुद ही ज्वाइन करेगा। तो ह्यूमरस बोन का अगर है तो उसमें देखना होता है, अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए इस तरह की हो गया है तो उसको बैक हाँ, करके मतलब फिर वो ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा, तो वहां पे बैक करके लाना, उसमें फिर सर्जरी कभी कभी जरूरत हो जाती है। वो शायद वो बोल तो रहे थे कि हल्का सा सरक गए। वही है ना कि I अगर don't know, but मान X-ray- लीजिए कि ये आपका बोन है और ये जस्ट हल्का सा ऐसे हुआ तो ये ज्वाइन हो जाएगा, प्लास्टर से भी ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये बेन ब्रेक होके ऐसा हो गया तो अब ये ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा, बॉडी तो हाँ, ऐसा सेट नहीं करेगी ना। ये चीज को समझना होता है कि कहीं कहीं पे सर्जरी सर्जरी एक मतलब शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का पार्ट है ना, बट सर्जरी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, अननेसेसरी का सर्जरी इज रॉन्ग। ठीक है, इस चीज को समझना होता है। ठीक है, मैं एक्सरे वो आएंगे तो भेजती हूँ और नहीं आए तो देखा जाएगा। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। ओके सर, मैं लीव करती हूँ। बबीता जी, आपका भी मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आज काफी लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, आज काफी कोई टाइम बात नहीं सर। मैं करता हूँ। सर मुझे एक चीज पूछना था, जैसे मैं एक केस पे यूनिट पे काम कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन यूनिट पे कितना दिन तक करूँ? आफ्टर दैट कब मैं इंडिविजुअल पे शिफ्ट हूँ? ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी से पेशेंट का आपको यूनिट ही कंटिन्यू करना होगा, उनका डोमिनेंट एनर्जी वैसा ही काम करता है। कितने लोगों का मैंने देखा है चेंज करके, कॉन्स्टिट्यूशन सही है, एक ही ट्रीटमेंट सूट करता है उनको, दूसरा ट्रीटमेंट करते ही उनको रिएक्शन होता है, मतलब ऐसा भी देखा, मतलब एक ही एक्सिस सूट करता है। तो पेशेंट पेशेंट वेरी करता है, किसी पेशेंट का एनर्जी इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में मूव करते हैं उनको कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि मैं डाउट हो जाता है, दूसरा ट्रीटमेंट करते ही डाउट होता है कि यार रिएक्शन कर रहा है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही था, फिर उनको बैक जाता हूँ तो हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। सर एक साइनोसाइटिस का केस पे कर रही हूँ, डॉक्टर सर्जरी बोले थे, बट मेरे पास अभी 7-5 सीटिंग से उनको काफी आराम है, 50% तो आराम है। 15 डेज के बाद उनका सर्जरी के लिए कुछ पीएन टेस्ट करके है PNS वो करना है, तो मैं उनको कब बोलूं कि आप अभी टेस्ट के लिए, मतलब यू आर टोटली ऑल राइट, आप ये टेस्ट करा लो? सिम्टम्स देखिए बहुत जल्दी आराम आ जाते हैं, ठीक है, सिम्टम्स बहुत जल्दी आराम आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस आने में थोड़ा समय लग जाता है, तो महीना भर तो रुक जाइए, महीना 1.5 महीना। सर उनको स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनके पूरे वो मतलब एक्युमुलेट हो गया है। हाँ, वो स्ट्रक्चर मतलब जब वो एक्सरे करेंगे ना तो उसमें उनको दिखेगा। हाँ, हाँ, तो वो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के लिए थोड़ा सा 1.5 महीने का समय ले लीजिए। 1.5 महीने के समय के बाद उनको बोलती हूँ, क्योंकि उनके बॉडी में इस्नोफिल का लेवल बहुत हाई आ रहा है। तो मैंने इस्नोफिल पे भी काम कर रही हूँ, एएमपी पे भी काम कर रही हूँ, नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाके कर रही हूँ, कोल्डनेस चक्र और ह्यूमिडिटी चक्र पे भी काम कर रही हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। तो उनका जैसे दोनों नाक ब्लॉक था, अभी एक नाक से तो वो सांस लेना चालू कर दिए हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करा रही हूँ।
तो बोल रहे हैं लेफ्ट साइड से तो मेरा स्टार्ट हो गया, मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ, अभी भी राइट साइड जाम है। अणुतेलम डलवा दीजिए मैडम, 2-2 3-3 ड्रॉप नेज में। अणुतेलम खुल जाएगा नाक। आयुर्वेदा का यूज कर सकते हैं। और बबीता जी, आपका जो मैसेज है इसके लिए मैं अभी ग्रुप में ही दे देता हूँ आपको। जैसे अभी मनीषा जी चली गई शायद, है मनीषा जी? नहीं, तो सर ये एक चीज और है, आजकल जो खांसी आ रही है ना, वो नॉन स्टॉप 2-2 महीना तक। हाँ, ये अभी पता नहीं क्या है रीजन। मुझे जो लग रहा है रेडिएशन का इम्पैक्ट है। रेडिएशन का ऑल ओवर इंडिया में भी 5G की टेस्टिंग चल रही है, और जिसके कारण से ये ऑल ओवर इंडिया में भी कफ का कंडीशन बहुत बढ़ा हुआ है। कलकत्ता में भी है। तो आपने कफ सिरप की बात की। कफ सिरप से ज़्यादा अच्छा अभी मुझे जो लग रहा है विटामिन सी है, लाइपोसोमल विटामिन सी। साथ में मुलेठी एंड और घी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी जैसे इनको भी मुलेठी और मुलेठी को बॉयल कर लीजिए, छान लीजिए, फिर देसी गाय का घी 1 चम्मच उसमें डाल लीजिए, और या आधा चम्मच थोड़ा-सा घी डाल लीजिए। पूरा 1 चम्मच नहीं, थोड़ा घी डाल के दिन में 2-3 बार लेने से विटामिन सी से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें कलकत्ता में मिल रहे हैं। साथ में हम सुयोग जहाँ पॉसिबल हो पा रहा है कर पा रहे हैं। जैसे मनीषा जी चली गई अभी, वो अपना नहीं तो एक्सपीरियंस शेयर करती है। उनको हमने भेजा था विटामिन सी, और उनको बहुत अच्छा लगा। हमने 10 बॉटल्स हमने सेंड किया था। अभी उन्होंने 20 शायद बॉटल्स का ऑर्डर किया है। उसके लिए गुलाटी जी से बात कर लीजिएगा। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमें भी क्या, हमारे पास भी स्कार्सिटी हो जा रही है, आता है खत्म हो जा रहा है, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो वो आप यूज़ करते हैं। कफ सिरप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी इज़ गुड आपको इन्फेक्शन वगैरह में फाइट करने में। और अभी जो भी रेडिएशन का इम्पैक्ट आ रहा होगा, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ करेगा, उसको कम करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी मँगा लीजिए गुलाटी जी से बात करके। तो सर खाना खाने के बाद अगर ये कफ ज्यादा आ रहा है तो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है? डेफिनेटली एसिड रिफ्लक्स है या पेट। देखिए क्या हो रहा है, जिनका गट का इश्यू ज़्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा या ठीक नहीं होगा जल्दी, ठीक है? तो गट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि गट से वो इन्फेक्शन जाके ब्लड में इन्फेक्शन जाता है, ब्लड से फिर वो लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए जब जाता है, तो फिर वो बॉडी थ्रो करने की कोशिश करती है टॉक्सिन्स को। ये मैकेनिज़्म है ये ब्लड का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, समझिए कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल है। तो यहाँ पे लीवर का रोल आया था, क्योंकि लीवर में जाके ब्लड डिटॉक्सिफाई हो रहा है। तो गट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए पेट की प्रॉब्लम रहेगी उनको, जिनको क्रॉनिक 2-2 महीना रह रहा है। ओके, सर मुझे कुछ पूछना था इम्पोर्टेंस। थैंक यू। अभी पूछिए। सर मेरी बेटी है ना, डॉटर, हुँ, उसका अभी 4 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, गिर गई थी गाड़ी से, हुँ। तो लिगामेंट का प्रॉब्लम था, क्या था, यूसीएल ना। तो कैसा आधा डॉक्टर ऑपरेशन बोले, आधे नहीं, तो 4 महीने से इतना कंफ्यूजन, इतना कि वो सीधा ही हाथ है उसका। तो आप मुझे रिपोर्ट एक बार सेंड कर दीजिए, मैं देख लूँगा। हाँ, राइट थंब में पीछे है, तो लिगामेंट कोई बोल रहा है कि जुड़, वापस से एमआरआई भी निकाले तो उसमें ठीक आ रहा है लगे तो, लेकिन दर्द फिर भी अभी भी कुछ भी पकड़ नहीं पा रही है। आप भेज दीजिए, आप रिपोर्ट भेजिए मुझे, मैं देख लेता हाँ ठीक है ना सर, थैंक यू। सर स्माइली इवनिंग सर, श्रद्धा बोल रही हूँ मैं। हूँ। जी, इसमें। सर वो जो केस राहुल वाला मैंने डाला था ना उसमें ग्रुप में, हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्या डाउट क्या हो रहा है आपको उसमें? सर मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी में मुझे डाउट आ रहा था। हुँ, तो ये केस एक इनका है जिनको मेन प्रॉब्लम किडनी में सिस्ट है और डिप्रेशन और अलूफनेस सा हो गया है, तो मतलब ही इज नॉट एबल टू मिक्स अप विद पीपल एंड वो मतलब खींचा खींचा सा रहता है, डजंट एंजॉय एनीवेयर ऐसा उसका। और बाकी प्रॉब्लम्स उसकी फैटी लिवर भी है और आप हिस्ट्री कैसे लेते हो? ये आप अपना मतलब ये गूगल फॉर्म में ले रहे हो हिस्ट्री? इसलिए ऐसा हाँ क्या? सर गूगल फॉर्म में मैंने अभी अभी आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद गूगल फॉर्म बनाया था, तो उसमें मैं कभी कभी पेशेंट को भेज देती हूँ, कभी मैं ही लिख देती हूँ उसमें, तो उससे क्या होता है कि मेरे रिकॉर्ड में वो थोड़ा ठीक से रहता है। समझ गया, समझ गया। हम्म, अच्छा, हम लोग को देखने की हैबिट उस फॉर्म में है ना, तो अच्छा ओके ओके, हाँ तो वो तो और आसान है सर, फिर मैं पेपर पे लिख लूंगी। उससे क्या होता है कि हम लोग को ठीक है, हमें इस एनर्जी को देखना है, तो ठीक है, हमें पता है कि हमारा आई साइट मतलब सेट हो चुका है। अच्छा, जैसे क्या हो रहा है, हमने कोल्डनेस देखा,
हमें लगा कि अब हमें विंड को एक बार चेक करें तो हमें पता है किस पेज में कहाँ जाना है, तो वेरी इजीली हम लोग रेफर कर पाते हैं उसको। तो ओके होगा, ओके ओके ओके, है ना, ठीक क्योंकि है, तो वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बना रहे हैं ना, तो हमें बार बार एनर्जी को देखना होता है। करेक्ट। हाँ, वो हम बहुत इजीली रेफर कर पाते हैं। जैसे अभी नीरू जी ने भेजा तो वो हम लोग के लिए इजी रहता है टू क्रॉस चेक। इसमें क्या है, नया फॉर्मेट है ना, तो हमें पता नहीं, अच्छा इस एनर्जी को चेक करना, फिर रीड करना पड़ता है कहाँ गया हुआ एनर्जी। वो एक्चुअली मेरी मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है ना सर, तो मुझे लगा कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे easy होगा। राइटिंग से कोई बात नहीं। तो सर मैं इसको शेयर करूं क्या अभी, या टाइम नहीं है अभी? इसको कल डिस्कस करते हैं, इसको ग्रुप में। कल है क्या? अच्छा ग्रुप में डिस्कस, ओके। ग्रुप में डिस्कस ऐसे ऐसे 1 मिनट मैंने देखा है, जैसे जी आपने देखा है। सर हाँ सर, उसमें एक जगह उनका लिखा हुआ है कि फियर विदाउट रीजन है। हाँ, उसमें यस किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कोल्डनेस एनर्जी को माइनस लिया, आग कोल्डनेस। ऐसा क्यों आप? हाँ, सर मैंने आहा कोल्डनेस को माइनस इसलिए लिया है क्योंकि उसको एसी पसंद है, और दूसरा कि उसको इंटरनल फियर रहता है बहुत, इंटरनल मतलब एक्सप्रेसिव से ज्यादा इंटरनल है सब कुछ। सर AC 22-24। हाँ 22 से 24 डिग्री तक रहता है, ये नहीं कि 18-19, वो नहीं है। लेकिन उसके बाद क्विल्ट की जरूरत नहीं है, वो एक पतली सी चादर लेके फिर कभी भी सो सकता है। कोल्डनेस तो प्लस लग रहा है फिर 23-24। और नहाने का क्या है इनका? हाँ वार्म वाटर से ही नहाता है पूरे साल। हाँ, तो क्या कोल्डनेस प्लस है। तो फिर सर खाली एक हीट में वो लिखे कि डज नॉट लाफ अलाउड। ये तो सर उसके हिसाब लाफिंग से का लाफिंग का जो मैंने बोला था ना, उसे बात करके पता लगा कि वो ऐसे तो नहीं हंसता है, पर जब जब कभी सरकास्टिक वे में वो हंस हंस के ही बात करता है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी निगेटिव बात करता होता है, तो उसके फेस पे हंसी ज्यादा होती है, बात कम होती है। तो तो उस हंसी में आवाज रहती है या नहीं? हाँ आवाज के साथ, मतलब वो हंसेगा फिर बोलेगा, फिर हंसेगा फिर बोलेगा, लेकिन वो कुछ सरकास्टिक वे में बात कर रहा होता है किसी के बारे में, तब वैसा करता है। लेकिन जब जहाँ सब लोग हंसते हैं एज अ फन, एज ए ह्यूमर, तो उस टाइम पे वो हंसता नहीं है, वहां पे बस स्माइल करता है। तो जनरली ही इज नॉट अ लाफिंग मैन, वैसे नहीं है। बट उसको मैंने देखा है कि जब वो किसी नेगेटिव किसी के बारे में बोलता है, तब वो हंसता ज्यादा है, बात कम करता है, मतलब ऐसा। आई डोंट नो उस हंसी को लाफ्टर में लेंगे कि नहीं, बट सर डिप्रेशन है तो हीट तो होगा ही नहीं सर। डिप्रेशन है तो ओम हिट नहीं, ओम जॉय नहीं। हाँ सर, तो वो तो फिर आ ही होगा ना। अच्छा, एंटी डिप्रेशन पे है। हार्ट में स्टेंट है तो हार्ट राइट हार्ट डेफिशिएंट हो जाएगा। राइट, ये भी एक पॉइंट है, हार्ट डेफिशिएंट। नहीं, हार्ट में स्टेंट नहीं है, इस केस में तो नहीं बोला था मैंने स्टेंट, कहाँ लिखा है? राहुल जी केस ना। हाँ हाँ हाँ, उनके फादर का शायद लिखा होगा मैंने, राहुल के हार्ट में कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसका इशू किडनी में है सर, उसके किडनी में सिस्ट है, मेन इशू यही है। और दूसरा डिप्रेशन का पेशेंट है वो, साथ में हाई बीपी भी रहता है, तो उसका भी मेडिसिन चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का भी मेडिसिन चल रहा है। सर और यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी 1 आवर, मतलब मैक्सिमम 1 आवर लिखा हुआ है, हाफ आवर टू 1 आवर। हाँ मतलब इस सवाल का भी वो जवाब दे नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि वो कहता है ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती है होल्ड करने की, बट मेरे ख्याल से तो आधा 1 घंटा तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के जब पेशेंट अच्छे से जवाब नहीं दे पाए ना, तो आपको क्रॉस चेक करना रहता है। क्रॉस चेक वो क्वेश्चन अभी नहीं है यहाँ पर। क्रॉस चेक करना होता है कि अगर आपको कहीं बाहर जा रहे हैं, पानी कभी अड़ जाया तो कितने देर तक रोक पाएंगे, या फिर हाँ मैंने ऐसे पूछा था सर, उसको ऐसे ही पूछ। सर इस पेशेंट का एक और प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है अपने सराउंडिंग से समहाउ। भले ही ऑफिस में सीनियर पोजीशन पे है, सब कुछ है ना, पर उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने उसको पूछा कि विंडोज खुला रखना चाहते हो या रूम, मतलब, तो शी सेज कि इसको कोई मतलब नहीं है, अगर खुला रख दिया तो भी ठीक है इसको,
बंद है तो भी ठीक है इसको, तो ऐसे केस में क्या मतलब उसको मतलब बेट- कोई भी चीज का उसको पता ही नहीं है हाँ, उसके अंदर तो क्या चल रहा है मतलब। ऐसे पेशेंट को आप यूनिट में जाइए और मुझे लगता है हीट डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना पड़ेगा। ओके, तो डिप्रेशन वही मैंने हीट मैक्सिमम सर वो मेडिकेशन की वजह से भी तो होता है ना, एंटी डिप्रेशन हाँ मेडिसिन हाँ के राइट केस में राइट पर्सन इज ब्लैंक, मतलब ब्लैंक होते हैं वो, राइट राइट दे आर नॉट इन देयर। No, he was like this. He was like this, so he has to take antidepressants. अभी उसने recently 2-3 महीने से शुरू किया है, मगर उसकी कंडीशन और भी बुरी हो गई थी। वो उसमें बिल्कुल उनको समझ नहीं डिस्कनेक्टेड। आती है, वो भूल जाते हैं, वो फेज ही तो बुलाते हैं, और इट्स ड्यू टू मेडिकेशन। No, it's not due to medication in his case, because he was like this only before this, before आपने taking. बोला ना कि वो खिड़की खुली रखे या बंद रखो तो फर्क नहीं पड़ता, हाँ, बिकॉज ऑफ मेडिसिन, दैट इज बिकॉज ऑफ मेडिसिन। okay, that part maybe okay. सर डिप्रेशन तो इमोशनली एनी टाइम यूनिट हीट डेफिशिएंसी होगा ना? नहीं, एक्सेसिव भी हो सकता है, ड्राइनेस एक्सेसिव भी हो सकता है, और नहीं ऐसा नहीं है, बट जनरली ड्राइनेस एक्सेसिव होगा, अदरवाइज हीट डेफिशिएंसी। मैक्सिमम केसेस। लेकिन कभी कभी क्या होगा आपको, कभी कभी क्या होगा डिप्रेसिव पेशेंट में एंगर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब तो आपको हो सकता है दो काइंड, या तो आपको ड्राइनेस एक्सेसिव या हीट डेफिशिएंट होता है, या फिर हॉटनेस एंड कोल्डनेस का भी एक्सेस आता है, मतलब यहाँ विंड और ह्यूमिडिटी को देख के जज करना होता है। ड्राइनेस, कोल्डनेस और हीट हॉटनेस तो क्लियर रहता है मैक्सिमम केसेस में, सिर्फ विंड और ह्यूमिडिटी में कुछ डिप्रेसिव पेशेंट बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, मतलब और क्या होता है कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसके कारण से मतलब डिप्रेसिव रहना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सिचुएशन का है तो विंड आता है, उनमें गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा एक्सप्रेसिव भी होता है। कुछ लोग बहुत डल हो जाते हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, वो बहुत सोचते हैं, स्टिक कर जाते हैं किसी भी एक थॉट के कारण। तो ये कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी, आपको दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है ये डिप्रेशन। तो सर इस केस में जो मैंने यूनिट बनाया वो तो सही बनाया ना, हीट डेफिशिएंसी टाइप 1। हाँ, यूनिट क्लियर, आप यूनिट पे ही काम हाँ करें। यूनिट, हाँ, और इंडिविजुअल में ही मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो मतलब कि आपने आपने कहा कि उसका आहा कोल्डनेस जो है एक्सेसिव लेंगे, लेकिन उसका ये जो कोल्डनेस फिर कोल्डनेस यूनिट है ना, इसलिए देखिए यूनिट और इंडिविजुअल में क्या होता है, कभी कभी ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि यूनिट किसको डोमिनेंट क्या है। यूनिट तो क्लियर हो गया, यूनिट कोल्डनेस है, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि वो आ और में कौन सा ज्यादा प्लस है, राइट। तो ये बाकी सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के लेना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होगा, जब आप यूनिट में ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो पेशेंट बॉडी में जब चेंजेस और इमोशन में चेंजेस आएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। सर ये प्रॉब्लम है ना कि वो दूर बैठा है, तो मैं इंडिविजुअल तो आराम से भेज देती हूँ बना के कलर थेरेपी के थ्रू। अच्छा। अभी यूनिट को कैसे करें दूर से? यूनिट को फिर डिस्टेंस हीलिंग करना होगा, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, डिस्टेंस में भी हीलिंग किया जाता नहीं है। सर, मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ मैं उसके लिए अभी। अच्छा, यूनिट में उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते? वो कोलकाता में है ना? हाँ, वो कोलकाता में नहीं है, वो मुंबई में है। तो वहाँ पे किसी थेरेपिस्ट को बोल दीजिए। हाँ, वो कर सकते हैं मुंबई में। सर ऑनलाइन मुद्रा, अब मुद्रा भी यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, अगर कोई मेडिटेशन कर पा रहे हैं, मुद्रा यूज कर पा रहे हैं, बट उनको मुद्रा नहीं आती है ना। सर मैं उनको नीडल भेज सकती हूँ ना? नीडल खुद से लगाने के लिए? हाँ, मतलब चार्ट बना के उनको बोले ऐसे लगा लो। वो अगेन नहीं। सर ये तो सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट है, अनप्रोफेशनल हो जाएगा। अनप्रोफेशनल के साथ भी कॉन्शियसनेस इट्स नॉट अबाउट अनप्रोफेशनल, कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगा, ये एनर्जी हीटिंग है, विदाउट कॉन्शियसनेस इट विल नॉट वर्क। राइट। वही इंडिविजुअल पे तो सर मैं दूर से कलर थेरेपी बना के चार्ट पे भेज रही हूँ ना, तो मेरी सिस्टर जिसको नेजल पॉलिप्स है उसको तो काफी फर्क पड़ रहा है अभी उसको। नहीं, वो इंडिविजुअल में पड़ तो जाएगा, मतलब हाँ, मतलब किसी अच्छा को यूनिट पे कलर
मतलब किसी किसी को कलर अच्छा रिजल्ट कर जाता है। जैसे अभी मैं एक पेशेंट का बता रहा हूँ, वो निडलिंग ले रही थी मेरे से, फिर उनके पास बेबी के साथ आते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, बेबी लगाने नहीं दे रहा निडल उनको, तो उनको मैं कलर से ही ट्राइजन कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कलर से मुझे ज्यादा आराम, तो उनको कलर से ट्राइजन करने में पेन में मैंने ट्राइओरिजन पे कलर से ट्राई करा, 2 मिनट में फ्रोजन शोल्डर खुल गया। हाँ, तो फास्ट काम करता है, कलर सा हेट्रो इन नेचर ना, तो कभी कभी तो ये मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ, निडिल लगाया काम नहीं हुआ, उनको वैसा रिजल्ट नहीं आया, बोलते नहीं आप मुझे कलर ही लगाओ। तो अगर देखिए डिप्रेशन वाले केस में इंडिविजुअल आप ट्राई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आप आविन कॉन्स्टिट्यूशन लेके ट्राई करके देखिए। तो कलर कितनी देर रहना चाहिए? कलर 4 आवर्स। 4 आवर्स? 2 to 4 आवर्स, 2 आवर्स भी रखेंगे तो चलेगा। सर वो इंट्रोवर्ट है तो ओम ह्यूमिडिटी हो जाए। अच्छा हाँ, इंट्रोवर्ट मैं देखा नहीं होता, इंट्रोवर्ट और टाइप 2 भी शायद हो सकता है, ये आप एक बार क्रॉस टाइप 2 ही लग रहा है मेरे को तो। हाँ, ह्यूमिडिटी टाइप 2। अच्छा, ये केस में टाइप 2 लग रहा है? हाँ, क्यों होल्डिंग वो बता नहीं पा रहे टाइप 2 क्यों है? वो हाफ एन आवर। हाँ, चलिए आप करके देखिए, दूर अगर इंडिविजुअल ही ट्राई करके देखिए कैसा रहता है, बताइएगा। ठीक है सर, आप एक बार और देखिएगा, कभी टाइम मिले तो उसको वापस, मैंने उसको अगर कुछ उसमें और कुछ एडिशन करना है तो ग्रुप में प्लीज बता दीजिए। आपकी सिस्टर का जो पॉलिप्स का था उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन किया था आपने? वो सर मैं भी भेजती हूँ, मेरे सामने में नहीं है तो मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है, ठीक। चलिए प्रशांत जी, आपका क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हो सकता है फिर हम लोग क्लोज करें। सर हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख के आपको व्हाट्सएप में जवाब दूंगा, रिपोर्ट आ गया मैं अभी सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सर, सबको बोलिए ऑफ करेंगे, एक जन ही ऑन करेंगे। प्रशांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ सर, स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई ज्यादा स्पिरिचुअल है तो वहाँ पर हॉटनेस हॉटनेस प्लस हो सकता है। हाँ, अगर कोई बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं और इसमें हैं तो जनरली हॉटनेस प्लस लेते हैं। अच्छा, और सर किसी को ओपन विंडो अच्छा लगता है, मतलब ये भी मतलब हॉटनेस प्लस। हाँ। और किसी का सर जॉयफुल कोई जॉयफुल नहीं है मतलब तो वहां पर मतलब हीट प्लस हो सकता है। नहीं, जॉयफुल नहीं है तो हीट प्लस नहीं होगा, हीट माइनस होगा। हीट माइनस। हाँ, जॉयफुल का मतलब है कि वो एक समझिएगा, जो हेट्रो एनर्जी वो बाहर होगा, एक्सप्रेसिव होगा, होम एनर्जी नहीं एक्सप्रेसिव होगा, तो वो जॉय है बट वो एक्सप्रेस नहीं है, मतलब हल्का सा हंसते हैं, ज्यादा नहीं हंसते हैं तो वो हो जाता है, और कोई बहुत जोर से हंसते हैं तो वो आ हो जाता है। लेकिन जॉय एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है तो वो हो सकता है यूनिट हीट भी ना हो, समझ गए? अगर यूनिट माइनस है, डिप्रेशन है, तो उनको वो हंसेंगे ही नहीं, उनको आप कैसा भी कुछ भी सिचुएशन में रख लो। अच्छा अच्छा। हाँ। और सर लीडरशिप क्वालिटी मतलब किसी के अंदर है, मतलब वो भी मतलब यूनिट ट्रीटमेंट में देखते हैं और इंडिविजुअल में देखना पड़ेगा। देखिए यूनिट वालों का तो आपको लीडरशिप क्वालिटी ऑलवेज मिलेगा, बट एक होता है कि अब और आम में देखने के लिए फिर सोच समझ के देखना पड़ता है, ठीक है, बट लीडरशिप क्वालिटी जनरली होता है, अगर ऑलवेज है हर जगह आप लीडर की तरह हैं तो वो हो जाएगा। अच्छा, और सेटिस्फैक्शन कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में तो? सेटिस्फैक्शन अगेन, अगर हमेशा लाइफ में सेटिस्फाइड हैं तो वो होगा। अच्छा। और आपको सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब एक फुलनेस आता है। बट अगेन आप देखेंगे एम्बिशन भी आपका है, तो एम्बिशन अलग चीज है, समझिए क्या होता है ना, अगर कंफ्यूजन यहाँ होता है कि अगर वो फिर एम्बिशियस कैसे होंगे अगर सेटिस्फाइड है तो
तो जो लोग अगर स्पिरिचुअली होने के बाद सेटिस्फाइड होंगे तो उनका एम्बिशन अलग होगा। ऐसा नहीं कि जो लोग एम्बिशियस स्पिरिचुअल होते हैं उनका एम्बिशन नहीं होता है, उनका भी एम्बिशन होता है, ठीक है, लेकिन उनका एम्बिशन अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी मॉन्क को देखेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वो मॉन्क सेटिस्फाइड है तो उनका कोई एम्बिशन नहीं होगा, मतलब मॉन्क का एम्बिशन होगा और वो मॉन्क्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस होंगे वो भी, ठीक है। जैसे एक पॉलिटिशियन बहुत एम्बिशियस हैं तो एक मॉन्क भी वैसे ही एम्बिशियस है, लेकिन एम्बिशन क्या है, एक का मटेरियल वर्ल्ड का है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। तो यहाँ आपको समझना होगा, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आएंगे वो सेटिस्फेक्शन के साथ उनका एम्बिशन अलग होगा, और जो मटेरियल वे में होंगे उनका सेटिस्फेक्शन होगा लेकिन उनका और एम्बिशन होगा, उनको और मतलब वो अलग, इस चीज को समझना होगा। अच्छा। और सर किसी को मतलब डेंगू चिकनगुनिया ये मतलब चाइल्डहुड में हुआ बहुत साल पहले, तो वहां पर भी मतलब हीट क्लास नहीं 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 नहीं, वो उससे हमें ये समझ में आया कि उनकी टेंडेंसी है, लेकिन एक्चुअल में हमें रिसेंट देखना होगा, रिसेंट 1-1.5 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर। अच्छा अच्छा। और सर लोकल ट्रायोजिन मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट में कोई चक्रा ड्रॉ करके वहां पर करना पड़ता है ना कर सर? सकते। ठीक है सर सर। हाँ जी सर जो पर कल मैंने आपको इमेज भेजी थी ना सर, लिटिल फिंगर में हाँ जी स्वेलिंग है और बेंड हो गई वो, हाँ जी। तो उसको उनको मैंने क्वेश्चन पूछा था तो वो बोले सवेरे मॉर्निंग में उनको स्टिफनेस नहीं होती है सर। हाँ तो फिर ये रिमोटॉइड नहीं है। नहीं है, और नहीं, उन्होंने वैक्सीन एक के मिनट डोज। होल्ड, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट होल्ड। तो उनका फिर रिमोटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। हेलो सर, हाँ आपने वो 6 की वीडियो में कहा था जैसे जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल होमोहेटेरो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने कहा था वो एक्जिमा और फीवर में ज्यादा मिलता है। सोरियासिस में, सोरियासिस तो हाँ सोराइसिस में। और मतलब किसी का कॉन्स्टिट्यूशन अभी मतलब कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है पर अचानक से उनका फीवर हो जाए तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो चेंज हो जाएगा, मतलब नहीं वो नहीं नहीं, ऐसा इंटरनल? कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फीवर और सोरियासिस में ही मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में भी मिल सकता है, बट फीवर और सोरियासिस में एक क्लियर कट कई कई पिक्चर आता है वैस टाइप का। अच्छा। मैंने देखा है आपने उस मतलब उन वीडियो में आपने मतलब वो डिजीज का सिम्टम वाइज आपने ले रहा था। एग्जैक्ट। पर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन लेते तो तब उतना सिम्टम वाइज तो हम ज्यादा नहीं लेते, मतलब उनका हाँ थायराइड है हाँ क्या हाँ ये सब कुछ देख कर तो लेते, हाँ, पर सब कुछ वो सब ऐसा कुछ देख, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। हाँ जी, सब कुछ देख के लेना। तो सर इसलिए कोई जरूरी नहीं कि उस डिजीज वाइज वैसा ही बनेगा, और कभी भी बन सकता है। अच्छा सर फिर वो पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, फिर वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। एक्चुअली क्या होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब कि आपने आरए टेस्ट कराया, आरए नेगेटिव आया, लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स है, वो हो सकता है किसी वीडियो में या किसी ब्लॉग में मैं लिखूंगा, मे बी पैथोफिजियो के नोट्स में मे बी मेंशन किया है या मैम ने या नहीं किया है। कुछ कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे 10 सिम्टम्स है, 6 मेजर 4 माइनर, तो मेजर सिम्टम्स माइनर सिम्टम्स मिला के 4-5 सिम्टम मैच कर जाता है और आपका आरए नेगेटिव भी आता है, तो उसको हम लोग सेरो नेगेटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है मॉर्निंग स्टिफनेस। जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, और रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो या जो भी इस टाइप के डिजीज हैं, उनमें पेशेंट एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, मतलब वो सुबह उठेंगे तो पेन नहीं भी रहेगा, तो जॉइंट में स्टिफनेस रहेगी, कुछ घंटे के बाद वो फ्री होंगे, महसूस करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद फ्री महसूस करेंगे, तो भी हम उनको रेमेटॉइड आर्थराइटिस की कैटेगरी में डालते हैं और उनको सेरो नेगेटिव रखते हैं। तो इसका मतलब अगर उनको वो जो जॉइंट का डिफॉर्मिटी है, मे बी यूरिक एसिड की वजह से हो या फिर कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी में, उसके वजह से हो सकता है, तो डीप एनालिसिस करने की जरूरत है।
उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं सर। हाँ, तो उसके बाद भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। अभी देखो, अभी तो आप समझ लो 80% पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो मेरे पास 80 क्या 90%, कुछ ही पेशेंट हैं जो शायद मुझे 4-5 पेशेंट होंगे जिन्होंने बोला है मुझे कि हमने वैक्सीन नहीं लगाया, हम एंटी वैक्सीनेशन है। ऐसे भी पेशेंट हैं, बट मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में लोगों के। तो वो ब्लड टेस्ट से रेगुलर चेक करते रहना। HSCRP, आज ही मेरे पास एक लेडी आई फ्रॉम कुछ दिनों के लिए है फ्रॉम US, तो US से आई है, तो बूस्टर वगैरह सब लेके आ चुके हैं। HSCRP इज मोर देन 12 पॉइंट समथिंग ऐसा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है अभी। सर लो बीपी कोल्डनेस में आएगा सर? हाँ, लो बीपी कोल्डनेस। तो इसको आह लेंगे क्यों? अगेन वो इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इमोशन एंड ऑल सब कुछ को देख के डिसाइड करना। सर कोई से भी नए पेशेंट का अगर हैंडल करना है तो उनको सबसे पहले LFT, KFT और CBC करा लेना चाहिए ना सर, तीनों हाँ, टेस्ट। हाँ, कर लेना चाहिए। विटामिन D, विटामिन B12, होमोसिस्टीन, कुछ सिम्टम्स देख के इंसुलिन भी। अब बस कुछ महीनों में आप पूरा समझ जाएंगे क्या कैसे करना है। पूरा ब्लड का जब कोर्स हो जाएगा तब तक आपको पूरा पिक्चर क्लियर आ जाएगा। रहने से क्या होता है ना, आप मतलब हम एनर्जी का सब तो डायग्नोसिस कर रहे हैं, साथ में ब्लड से आप बॉडी को मैच कर पाएंगे, तो आपको पेशेंट को समझाने में, बोलने में अच्छा लगेगा, तो आपकी कंसल्टेशन एक्चुअली चेंज हो जाएगी। फिर आपके सिटी में आपको लोग अलग तरीके से जानेंगे, मतलब आपकी कंसल्टेशन ही अलग होगी। चलिए, तो आज का यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, और हो सकता है फ्यू वीक्स तक हमारा ये डिस्कशन चलेगा। उसके बाद 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक हमारे डिस्कशन बंद रहेगा। बीच में जब टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं बेसिक कोर्स कई सालों के बाद लेने जा रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा-सा मैं बिज़ी रहूँगा। सर मेरिडियन का होने वाला है कोर्स? नहीं, मेरिडियन का तो डिस्कशन चल रहा है अभी। अब बेसिक कोर्स में लेवल 1 सर में एक पेशेंट थी उसको करना था, तो मैंने आप ही का बोला था उसको, बेसिक तो पूछ रही थी कि कब हो। सेकंड लेवल। हाँ सर, सेकंड लेवल। अच्छा, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सर। और जिन लोगों का मैंने मैसेज में कुछ लोगों का मैसेज है मैं देख नहीं पाया हूँ, नीना जी आपका भी मैसेज है, मैं रिप्लाई करूंगा, और भी कुछ लोगों का मैसेज है, मैं कल तक मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको रिप्लाई करूँ। ओके सर, बस वही ऑपरेशन में बहुत कंफ्यूजन। मैं देख लूँ। ओके, बाय। स्माइल नाइट। Smile night, sir. Silence. Good night, sir.